GTV में मुजाहिर बेरली आपको खुशामदीद कहता है। और अदालतों की बड़ी खबरें अपनी जगह और हुकूमत के दावे और नैब तरामीम भी अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान की जिया तारीख़ में कहा जाए सियासी भी इसलिए कहूँगा कि जो हमारे प्रॉपर्टी टाइकून हैं सियासत पर बड़ा गहरा अंदाज होते हैं, मीडिया पर असरअंदाज होते हैं और उनके हवाले से मशहूर था कि किसी भी चीज़ को उसको कितनी ही कीमती हो, कोई आदमी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो उसे हर सूरत में ख़रीद लेते हैं। और इसीलिए 1996 से उन्होंने अपने कारोबार का आगाज़ किया प्रॉपर्टी का, और फिर देखते ही देखते उनका कारोबार इतना फैला कि शायद उसकी हदूद भी उन्हें याद ना हो। और फिर इस सिलसिले से में उन्होंने जो भी प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट थी या जो भी पार्टियां थीं उनमें अपोजिशन हो या इत्तेहादी सबको बड़ा खुश रखा। एक बड़ा मशहूर ज़माना केस तो खैर ये मरीज डेवलपमेंट अथॉरिटी का हमारी कराची का है ही, जिसके आगे लगे बहरिया टाउन है। जनाब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि 549 अरब रुपया उनको देना है, जी हाँ 549 बिलियन, लेकिन गालिबन एक किस्त 25 अरब रुपए की दी, दूसरी किस्त पता नहीं जमा हुई ना हुई। उसके बाद उसका क्या हुआ ये सिर्फ बता रहा हूँ। मरीज डेवलपमेंट अथॉरिटी का पूरे पाकिस्तान में जो बड़े बड़े लोगों की कोठियाँ, उन्हें फ्लैटें से नवाजना, और उसमें चाहे रिटायर्ड हो चाहे सिविलियन हो, यानी एक बड़ी तारीख़ है, बड़ी बल्कि तारीख़ दानों के लिए एक बहुत बड़ा, ख़ास तौर पर जो इन्वेस्टिगेटेड रिपोर्टों के लिए एक बहुत बड़ा मौजू है हमारे मलिक रियाद हुसैन। और उनकी पहली बार गालिबन मैं जो लफ्ज़ इस्तेमाल तो करता नहीं हूँ, चीख शायद जिस तरह निकली है, और उसमें उन्होंने कहा है कि उन पर दबाव है कि वो सुल्तानी गवाह बन जाएं, और गैर मामूली तौर पर हो सकता है इससे पहले हुआ हो, लेकिन कंफर्म मैं करूँगा कि उनके दफ्तर पर रात गए, घंटों छापा मारा गया। उनका कहना है कि 23 कंप्यूटर ले लिए गए, कोई 9 गाड़ियाँ ले जाई गईं, पता नहीं कितनी जायदाद ले ली गई। हमारे साथ बड़े सीनियर जर्नलिस्ट मलिक असद मौजूद हैं, और मैं असद बड़ा आपको फॉलो भी करता था। शुक्रिया आपने असद अपने में हमारे लिए वक्त निकाला। मैंने तो एक तालिब इल्म की हैसियत से, क्योंकि ये मेरा मौजू और मजमून नहीं है, एक हल्की सी झलक मलिक साहब के रोब दबदे की, उनकी दौलत और सरवत की, उनकी जाहो जलाल की, उनकी जो मैंने जो हवाले दिया कि वो कहते थे, और उनके वो जो उनके सरप्लस है कि हर आदमी की कीमत होती है। तो ये मलिक साहब पर सॉरी टू से मलिक असद कुछ सिर्फ एक केस यानी 190 मिलियन पाउंड खास साहब का, या जिसका वो कह रहे हैं सुल्तानी गवाह, ऐसा लगता है सिर्फ मामला एक केस का, या मैं इस हद तक महदूद नहीं है, बात कुछ इससे ज़्यादा की है। क्या आप मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे मलिक असद? जी बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब। इसमें देखिए जो मलिक रियाज हैं, इनका वैसे तो बड़े इन्फ्लुएंशियल है, पावरफुल आदमी है, वेल कनेक्टेड है। इनको गालिबन अंदाजा हो गया था कि अब चीजें शायद इनके हाथ से निकल रही हैं। छापे का भी शायद इनको पता चल गया हो, क्योंकि वो छापे से एक दिन पहले इन्होंने एक ट्वीट की और उसमें कहा जी कि मेरे ऊपर दबाव है, और मुझे जो है वो एक सियासी जमात के साथ जो है वो मेरे लिए जो है वो उसके खिलाफ जो है वो मुझे मजबूर कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जीतूंगा। उन्होंने एक बड़ी समझे के चालाकी के साथ ये एक जो करप्शन का मामला था उसको सियासी रंग देने की कोशिश। और इसमें जो अभी चीजें हैं मलिक रियाज साहब की, जो कल जो नैब का जो छापा था, इसके साथ साथ भी कुछ इस तरह की डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुई है। उसमें एक चीज ये भी थी कि जो इनके बड़े सीधा लोग हैं बहरिया टाउन के, उनको जो है वो नो फ्लाई लिस्ट में रखा गया। एक तो ECL होती है, एक पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट होती है, उसमें उनके नाम डाले गए थे, जिनमें 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब थे और एक जो थे वो सिविलियन थे जो कि मलिक साहब के एम्प्लॉई हैं। वो जो लोग थे वो इनके एक लैंड सिक्योरिटी का जो डिपार्टमेंट है उसके हेड थे, दूसरे जो हैं वो जो लैंड का रिकॉर्ड होता है वो उनके हेड थे, और जो तीसरे साहब है वो चीफ सर्वेयर थे। यानी कि ये बहरिया टाउन के आप समझे कि 3 सुतून थे बहरिया टाउन के,
उनका नाम जो है वो पीसीएल में रखा गया। और ये भी पता चला कि वो मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है वो उनके कहने पर जो है वो उनको पीसीएल में रखा गया था। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमें तब पता चला जब 2 ब्रिगेडियर साहिबान ने और वो जो चीफ सर्वेयर हैं उन्होंने पिटिशंस की कि उनको जो है वो बाहर नहीं जाने दिया जा रहा, वो उम्रे पे जा रहे थे, उनको ऑफलोड कर दिया गया। तो ये चीजें चल रही थी जिसकी वजह से जो है वो, और उनसे ये डिटेल मांगी गई थी कि आप बताएं कि अब इशू ये है कि लेकिन सॉरी टू से यहाँ मैं आपको, आपने बड़ी बहुत जो वाकई वो चीज़ें नहीं हुई, लेकिन ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि वैसे तो तमाम ही पार्टियाँ उनकी सरपरस्त थी, लेकिन समझा ये जाता है कि जो इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है हमारे मोहतरम जरदारी साहब इनके सबसे बड़े सरपरस्त हुआ करते थे। और आपने देखा होगा कि ख़ासतौर पर जो मली डेवलपमेंट अथॉरिटी का इशू आया, बहरहाल 549 अरब रुपए अदालत ने तय कर भी दिए, मिले भी नहीं, हालांकि वो तो पूरा कब्जे और ग्रुप का मामला था ना, अदायगी वो नहीं दी, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। मैं आप तो अगर किसी के 1-2 लाख ले जाएं तो पता नहीं कितने दिन हम लोग थानों में चक्कर लगाते रहें या हवालात की खवा खाते रहें। तो कोई जो इस वक्त अगर ये केस था तो उनके इस वक्त जो सदर मुमलिकत हुकूमत में शरीक गालिबन, एक और थोड़ा सा मैं और वजाहत आपसे चाहूँगा, ये सिर्फ बहुत ज़्यादा पीर पार्टी के करीब थे या शरीफों से की कुर्बत इनको हासिल की थी? चौधरियों की तो खैर थी मलिक जी। मुजाहिद बरेलवी साहब, ये आपको याद होगा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और आसिफ जरदारी साहब जो है वो सदर थे, तो उस वक्त ये जो है इनके बारे में ये मशहूर था कि जो मीटिंग्स होती हैं और जो काबीना की भी मीटिंग होती हैं ये उसमें भी बैठे होते थे। और बाज़ औक़ात तो जब कोई गुजरा के साथ मीटिंग होती थी जरदारी साहब की, तो वो उठते थे तो मलिक साहब भी उनकी सीट पे बैठते थे। इनके बारे में मशहूर था उनके साथ ताल्लुक जो था। और आपको शायद याद होगा कि ये जो आपने अभी बात की थी 460 अरब रुपए की, ये भी मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट में लगता है कि ये जो इनको एक प्रोटेक्शन दी गई थी, वो वैसे तो नाम कहने को तो सिर्फ मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए थी, लेकिन उसके साथ इनके जो यहाँ पर जो 2 कम से कम रेफरेंसेस थे, जो कि एक रख तख्त पड़ी में फॉरेस्ट लैंड के ऊपर जो इन्होंने बनाया था, फिर एक रेवेन्यू सोसाइटी थी रेवेन्यू की जहां पर इन्होंने वो रिकवर की थी आर्मी जो हाउसिंग जो उनका जो डायरेक्टरेट है उसके लिए। तो ये जो 2 एक तख्त पड़ी वाला ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था और उसमें वहां पर इनको कोर्ट ने कहा था कि इनके खिलाफ फाइल करें। तो ये जो मलीर वाला और ये 460 अरब रुपए वाला जब ये जो है वो रुकवा दी थी, जो कि अब शायद दोबारा था, ये इस तरह से था कि ये वो रख पड़ी वाले केस में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी सेंटर में, की हुकूमत थी। नहीं, मैं मलिक साहब आपसे ये सवाल मैंने इसलिए भी किया, मलिक साहब इनसे नहीं लगती थी। मलिक साहब मैंने आपसे इसलिए ये सवाल किया कि आप भी जानते हैं कि जो मौजूदा सेटअप बना है उसमें कलीदी किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। 2 सूबों के वज़ीर आला उनके बने, 2 सूबों के गवर्नर उनके बने, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बहरहाल आज शरीफों की गवर्नमेंट खड़ी ही उनकी वोटों पर है, हुकूमत का हिस्सा ना होते हुए हुकूमत कर रहे हैं, यानी और ये वो काफ़ी यानी जिनको फैसिलिटेट कर रहे हैं उनके बारे में भी, उसके बावजूद उन पर ये कड़ा वक्त कैसे आ गया? क्या इसके मायने क्या वो उन्हें डिच कर दिया गया या वो भी बेबस हो गए जो इनका सबसे बड़े सरपरस्त होते थे? नहीं, मुझे सब वो जो मैं आपको बता रहा था ना, वो जो वो रख तख्त पड़ी वाला जो रेफरेंस था उसमें ये हुआ था कि वो एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट उस वक्त जो है वो उसकी तहकीकात कर रही थी जो कि पंजाब हुकूमत के नीचे थी। तो मलिक साहब ने एक बाकायदा दरख्वास्त देके, और जो बैरिस्टर गौहर अली खान उनके वकील थे, एतजाज चौधरी एतजाज साहब भी वकील थे, बैरिस्टर गौहर अली खान जो है उन्होंने एक एप्लीकेशन दी कि हमारा केस एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट के बजाय नैब को जो है वो भिजवाया जाए, क्योंकि नैब जो है ये फेडरल गवर्नमेंट की एक एंटी करप्शन की जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो केस जो है वो फिर रेफर हो गया था नैब को। तो इनकी जान सब छूट गई थी, क्योंकि उनको ये था कि अगर पंजाब से ये केस सेंटर में आ गया तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी कुर्बत क्या थी।
बाकी जो अभी के जो मामलात हैं, जो शरीफ खानदान के साथ इनका ये था कि जो हमजा शहबाज है उनके साथ कोई इनका कोई थोड़ा सा वो था। और ये जो 190 मिलियन वाला केस है, इसमें जो पैसे इन्होंने बाहर भिजवाए थे, वो पैसे इस वजह से भिजवाए थे कि हसन नवाज जो इनका बाहर ये काम है कि वो पुराने घर जो है वो लेते हैं, उनको रेनोवेट करते हैं और बेचते हैं। तो ये पैसे जो हैं ये 190 मिलियन ये हसन नवाज को भिजवाने थे, लेकिन ये पैसे भिजवाए गए जो इलीगल चैनल आप कह लें, मशकूक ट्रांजैक्शन थी जो कि वहां पर नेशनल क्राइम एजेंसी ने पकड़ी। आप भी जरा मलिक आप भी एहतियात से काम लें और मैं भी एहतियात से काम लूँ, नामालूम और मशकूक का लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिएगा। ये तो मैं आपसे एक अगर ये कहूँ कि मतलब ये तो बड़ी बात है कि जी वो फाइल ही जो है उस रात गायब कर दी गई जब छापा पड़ रहा था। अब कोई फाइल कोई कौन रखता है, आपको भी इल्म है। ये जो जिसको एवन फील्ड की जो कह रहे हैं ना 190 मिलियन पाउंड की, जी उससे पहले ही गायब कर दी गई थी। कोई फाइलों में थोड़ी होता है, आपको ही पता है कहाँ कहाँ महफूज रखा जा सकता है। इसलिए मैं आपसे फिर वही सवाल करूँगा, सिर्फ ये वाहिद केस है जिसके सबब मलिक साहब जो है वो पे ये ऐसा नाजिल क्या यानी सॉरी टू से उनकी इस तरह की चीख मैंने कभी नहीं सुनाई दी जो अब आ रही है कि मुझे सुल्तानी गवाह बनाया जा रहा है, मुझे ख़त्म किया जा रहा है, मेरा कारोबार तबाह किया जा रहा है, और कारोबार तबाह हो गया तो पाकिस्तान तबाह हो गया। मलिक असद जी, असल में मुजाहिद साहब ये तो शुरू से बात चल रही थी कि इनको नैब ने ऑफर की कि आप जो है वो गवाह बन जाए। अच्छा। नैब नॉर्मली उन जो है वो अमूमन उन केसेस में कहती है जिनमें इनके पास कोई एविडेंस इतना सॉलिड नहीं होता। शुरू में इनको ऑफर की गई थी, लेकिन ये जो केस है इसमें एविडेंस नैब के पास है। अब बात ये रही कि ये मलिक रियाज साहब इस वक्त ज्यादा क्यों जो है शोर मचा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जब हमारा जो ज़ाब्ता फौजदारी है उसमें जब आप एक दफा मुलजिम बन जाते हैं और आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करते, आप भाग जाते हैं, आपको भगोड़ा करार दिया जाता है, प्रोक्लेम डिफेंडर यानी कि इश्तहारी मुलजिम आपको करार दिया जाता है। तो जब केस कंक्लूड होता है, अब जिस तरह ये कंक्लूड हो जाएगा हफ्ते डेढ़ में 190 मिलियन वाला, तो इनकी तमाम जायदादें जब्त होकर अदालत आर्डर करेगी कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं जहां जहां पे इनकी होगी, अगर कोई सिंध में है तो वहां पे सूबाई हुकूमत को कहा जाएगा, कोई पंजाब में है वहां पे कहा जाएगा, कोई फेडरल में है तो वहां पे कहा जाएगा कि आप इन प्रॉपर्टीज को लेकिन मलिक असद आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि नैब के जब से क़याम है ज़्यादातर केसेस तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड होते हैं ना। कोई यानी आप कौन सा जो यानी हुकूमत में आ जाए वो किसी केस में नहीं पकड़ा जाता, सिर्फ ये अपोजिशन वालों पे ही होता है ना। अपोजिशन से हुकूमत में आते ही वो ड्राई क्लीन से धुलकर आ जाते हैं, ना केस रहता है ना गवाह रहते हैं, नामों की एक फहरिस्त है। तो इसलिए मैं इस केस की भी नौयत और गालिबन 203 केसेस हैं इमरान खान साहब पे और वो भुगत रहे हैं और कोई साबित नहीं हो सका। तो ये केस जो है इसको आप ज़्यादा पॉलिटिकल मोटिवेटेड ही समझेंगे, ना कि एक करप्शन का सिर्फ केस समझें। नहीं मुजाहिद साहब, मैं आपको बात बताऊं, इस पे जो मैं चूंकि कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहा हूं कुछ तकरीबन 20 साल से, जो ये वाला केस है 190 मिलियन वाला, इसमें हमारी कुछ आला अदालती जो शख्सियात हैं उनसे बात हुई थी और उन्होंने कहा कि ये वाला जो केस है, ये बात हमारी तकरीबन हुई थी तकरीबन 1 साल पहले जब खान साहब 9 मई में जब इनको पकड़ा गया था। तो वो कुछ शख्सियात उन्होंने कहा कि ये तो 9 मई का तो इतना इशू नहीं, ये 190 मिलियन वाला जो केस है। अच्छा। क्योंकि इसमें देखें जो नैब के जो इंग्रेडिएंट्स है होते हैं कि आपने अब किसी को अनड्यू फेवर दी और क्या आपने उससे को फाइनेंशियल गेन लिया, तो वो दोनों चीजें इसमें एस्टैब्लिश थी कि एक अनड्यू फेवर भी चली गई और जो फाइनेंशियल गेन है वो भी आ गया। अब मलिक साहब जो है वो शोर डाल रहे हैं कि मेरे खिलाफ भी जी के वो इसको सियासी रंग देने की ये एक खालिस्तान करप्शन का मामला है। अच्छा असद, अगर मैं आपसे कहूं माशाल्लाह आप तो जैसे असद अगर मैं आप कह सकते हैं कि चले वो उसमें था, इद्दत का जो है हम कहते हैं कि वो असद ये असद बड़ा तफसीली मौजूद है और आपसे बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन आप भी मीडिया के आदमी, आपको पता है रिपोर्टर्स या एनालिस्ट को कितना वो दे रहा है क्या। मतलब मैं देख रहा था कि अभी कोई मेरे एक रिश्तेदार कह रहा था भाई उसमें कह रहे ना मेरे घर में अकाउंट न चलने जा रहा है, मेरी सिम ही बंद कर दी।
तो क्या मलिक साहब जो इतनी बड़ी करप्शन है, क्या इसके बाद इनके अकाउंट्स बंद हो जाएंगे? क्या इनकी जायदादें जब्त कर ली जाएंगी? क्या ये सेकंड FBI ये करने जाएगा इस बुनियाद पर? जी मुजाहिद साहब, ये जो मलिक रियाज हैं और उनके बेटे अहमद अली रियाज हैं, इनके अलावा जो बाकी भी जो लोग एब्सकॉन्डर हैं, जिसमें मिर्जा शहजाद अकबर हैं, जुल्फी बुखारी हैं, फराह शहजादी फरागोगी जो है, और एक वकील है नहीं, मैं सिर्फ ये कि इनकी आप क्या जायदाद जब्त हो सकती है? इनके टेलीफोन नहीं, जायदादें, सिमें, अकाउंट, ये सब क्या जब्त हो जाएंगे? अकाउंट तो ऑलरेडी जब्त हैं जी, इनके अकाउंट्स हैं वो फ्रीज है, और जो जायदादें हैं वो जब्त हुई हुई हैं, और अभी जो अगली सॉरी मुझे असद आपकी आवाज़ आने में मुश्किल हो रही है, और आप गालिबन कोई ऐसी ही बात कहने जा रहे थे जिस वजह से आवाज़ कुछ डाइल्यूट ही हो गई। असद जो बड़े सीनियर सीजन हैं और ख़ास तौर पर बहरिया समेत ऐसे तमाम जो हाई प्रोफाइल केसेस को कवर करते हैं, बता रहे थे कि उनकी जायदादें भी जब्त हैं, उनके अकाउंट भी कुछ सीज हुए हैं, लेकिन अभी तक बहरिया का कारोबार तो चल ही रहा है अभी तक, और माशाल्लाह हौसले भी उनके अभी तक नज़र आ रहे हैं कि शायद किसी उम्मीद पर। लेकिन ये है कि पाकिस्तान की मैंने कहा ना कि प्रॉपर्टी तारीख़ के सबसे बड़े टाइकॉन की पहली बार, मैं लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करता, बाज़ारी ज़बान में चीख सुनाई दी है, बल्कि चीखें सुनाई दी हैं, और ऐसे मौके पर कोई उनका हाथ पकड़ने वाला बज़ाहिर नज़र नहीं आता जो उनका सरपरस्त होता था। ब्रेक के बाद आएंगे तो एक और स्याह कानून का जिक्र करेंगे, और उसका ताल्लुक़ भी नेवी से है, जिसमें बदकिस्मती देखिए या खुशकिस्मती देखिए कि कोई और नहीं, पार्लियामेंट के होते हुए पीपल्स पार्टी के कायम मकाम सदर यूसुफ गिलानी के ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस नाफिज किया है, और इस पर हत्ता कि खुद उनकी पार्टी के रज़ा रब्बानी चेयरमैन सेनेट चीख उठे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिद विल्वी आपको खुशामदीद कहता है। इस वक्त हुकूमत में तमाम ही शामिल, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून नैब को एक स्याह कानून का मंबा करार देती रही हैं और इसका विक्टिम भी रही हैं। लेकिन अजीब बात है कि जब हमारे ये पॉलिटिकल लीडर्स, चाहे वो तहरीक इंसाफ में हो, चाहे पीपल्स पार्टी में हो, चाहे नून लीग में हो, चाहे किसी भी पार्टी में हो, जब इसका अपोजिशन में होते हैं तो इसकी मरम्मत करते हैं, और हुकूमत में आते हैं तो फिर आपने देखा ना कि हमारे कायम सदर यूसुफ गिलानी साहब ने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसमें तरामीम कर बड़ी दिलचस्प तरमीम की है। यानी नैब अफसरान जो बेशुमार जाली मुकदमात बनाने के सिलसिले में अगर पकड़े भी जाते हैं तो उनकी सज़ा 5 से 2 साल कर दी गई। और दिलचस्प बात यह है कि वो सैकड़ों लोग जिनमें पीपल्स पार्टी, जिनके सदर साहब ने ये जारी किया है, उनको जो रिमांड, यानी जो पुलिस रिमांड में, अव्वल तो एक ही दिन का पुलिस रिमांड काफ़ी होता है, 24 घंटे मैंने देखा है, AC बंद, पंखे बंद, और वो तोते की तरह बोल रहे होते हैं। मैंने पार्टी के लीडरों को सुना है इनके, तो इनका 14 दिन की जगह 40 दिन का रिमांड, पुलिस रिमांड कर दिया है महज दबाव डालने के लिए। और दिलचस्प बात यह है, एक हफ्ते पहले तक भी पार्लियामेंट चल रही थी, अभी भी चल रही थी। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर सीजन्ड सियासी रहनुमा और साबिका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे मोहतरम कमरुज़्ज़मा कायरा साहब मौजूद हैं। कायरा साहब, आपने वक्त निकाला, आपका शुक्रिया। कायरा साहब, ये जो ऑर्डिनेंस आया है और इसके बारे में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को हमेशा आप लोग स्याह कानून करार देते रहे हैं, तो ये जो जिसको आप स्याह कानून करार देते रहे हैं कायरा साहब, आप ही के सदर ने जो है इसको नाफिज किया है और मज़ीद ज़बान में कह सकता हूँ कि स्याह बना दिया है। यानी वो अफसरान जो ऐसे मुकदमे बनाते थे आप समेत लोगों पर, उनकी सज़ा कम, और वो लोग जो बेशतर रिहा हो गए या बाद में मजलूम या बेकसूर साबित हुए, कहा जी 14 नहीं, इनको 40 दिन तक पकड़े रखो। कायरा साहब,
बरेलवी साहब, ऐसे कवानीन जो मिसयूज होते रहे, अब्यूज होते रहे, या एक खास मकसद के लिए वो कवानीन बनाए गए, वो जिस मकसद के लिए बनाए वो भी गलत था। यानी उसका ऑब्जेक्टिव तो अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन एंगल गलत था। और जिस तरह उसका इस्तेमाल हुआ वो सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों की अर्जा सराई के लिए, उनकी पगड़ियां उछालने के लिए था। और उस कानून के अंदर जो गलतियां थी उनकी निशानदेही करते हुए मीडिया के अंदर भी बहुत डिबेट रही। आप जैसे दोस्तों ने भी बहुत कहा कि इस कानून को बैलेंस करना चाहिए। अदालतों के अंदर जाके बात हुई, अदालतों ने भी कहा कि ये पार्लिमान का काम है, इसको दुरुस्त करें। हम भी समझते थे और हमारा ये वादा था कि दोनों जमातों का, अगर हम हुकूमत में आए तो हम नैब कवानीन के अंदर जो नाजायज काम है या नाजायज शिक्के हैं उनको दूर करेंगे और उसके अंदर इंसाफ के तकाजों को पूरा करेंगे। और जो मल्टीप्लिकेशन है इदारों की किसी एक पर्पस के लिए, मसलन अकाउंटेबिलिटी के लिए, उसमें जो मल्टीपल इदारे काम कर रहे हैं, एंटी करप्शन है, नैब है, FIA है और पता नहीं कितने कितने, तो ये सारे खत्म होने चाहिए। उसके लिए एक कानून ऑर्डिनेंस बना है। मैंने अभी वो ऑर्डिनेंस देखा नहीं, लेकिन उस ऑर्डिनेंस के अंदर अगर कोई बात गलत है, नहीं कायरा साहब बसत एहतराम, आपको मुझे मैंने जो एक ताल्लुक़ भी है, फिर इंटरप्ट करूं। आप कह रहे हैं कि अगर आपने पूरे तौर पर नहीं कहा है और आप कहते हैं कि इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक तरामी की गई हैं, तो मैं तो खुद नहीं कहता, आपके तो बड़े सीनियर साथी हैं, मेरे भी मोहतरम हैं, रज़ा रब्बानी साहब ने इसके बरक्स कहा है। इससे और इंसाफ का कि ये इंसाफ है कि वो जो बेशुमार नैब के अफसरान जाली केस बनाते रहे, वो तो सदा 5 साल कम के 2, और बेशुमार जो रिहा हो जाते हैं बेकसूर, वो 40 दिन तक पुलिस के हवाले। तो ये कौन सा इंसाफ का तकादा हो गया? और यही है ना, अगर बेहतरी क्या कहते हैं कि अगर बनाया गया होगा तो शायद इसमें बेहतरी के लिए नहीं, ये तो और बदतर और ज़्यादा से हो गया। कायरा साहब देखिए, ये उनका जाती ओपिनियन है। मुझे रज़ा रब्बानी साहब के ओपिनियन का एहतराम है, आप भी कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूँ, लेकिन कानून बनाना ऑर्डिनेंस के जरिए या लेजिस्लेशन जैसे पार्लियामेंट करती है, ये दोनों तरीके, ये हुकूमत का इख्तियार है, ये पार्लियामेंट का इख्तियार है। और उसके अंदर अगर कोई सुकम है, अगर कोई खराबी है, तो उसके ऊपर चीखने चिंगाड़ने से तो दुरुस्त नहीं हो जाएगी, तो उसके ऊपर लठ उठा के चल पड़ने से तो ठीक नहीं हो जाएगी ना। ये इख्तियार पार्लियामेंट और हुकूमत का है कि नहीं है? पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। अगर ऑर्डिनेंस आया है तो ये ऑर्डिनेंस भी कानूनी और आईनी तरीका है। हाँ, ये ऑर्डिनेंस अल्टीमेटली पार्लियामेंट में आएगा और इस ऑर्डिनेंस को यकीनन कुछ लोग जो हैं वो अदालतों में भी ले जाएंगे। तो अगर इसमें खराबी है तो कानून की खराबी की निशानदेही करते हुए उसकी तस्हीह की तरफ जाना चाहिए, जिस तरह रज़ा रब्बानी साहब ने सियासतदानों के अंदर बात, और भी कई सियासतदान इस पर बातें करेंगे, यकीनन उनका हक है, अपोजिशन भी करेगी, हुकूमत की तरफ से भी लोग करेंगे, मेरी जमात बाकी जमातें भी करेंगी। इसी तरह मीडिया के अंदर भी इस पर डिबेट होगी, अदालतों में भी होगी। तो ये बिल अल्टीमेटली गलती जो है वो दूर हो जाएगी। लेकिन ये कहना कि नैब कानून को हाथ लगाया, इसको ठीक किया गया, तो ये तो चंद लोगों के मफाद के लिए है। तो ये कानून चंद लोगों के खिलाफ ही तो बना हुआ था, और चंद लोगों के खिलाफ बनने वाला इम्तियाजी कानून करेक्ट होना चाहिए। अगर उस कानून में कल गलती थी और उसको ठीक करते हुए ज्यादा खराबी हो गई है, ये आप समझते हैं। मोहतरम कायरा साहब, मैं इस बात को दोहराऊंगा नहीं कि क्या दुरुस्त की हो गई, क्या करेक्ट कर दिया गया, यही कि नैब अफसरान सजा से कम सजा पाएंगे और जो मजलूम या लोग सब होंगे वो और फिर दूसरे आप पार्लियामेंट की बात कह रहे हैं, तो आप यही तो हमेशा कहते रहे आप लोग कि ऑर्डिनेंस के ही तो आप लोग खिलाफ लड़ते रहे, पास में भी तहरीक इंसाफ के दौर में। अभी चंद दिन पहले तो पार्लियामेंट ख़त्म हुई थी, और कौन सा दबाव था, कौन सी ऐसी जल्दी थी, कौन सा फौरी तौर पर ये कानून अगर ना आता, ऑर्डिनेंस ना आता, कोई दबाव था क्या कि जितनी जल्दी से? अभी मैं ख्याल गालिबन 5 जून को फिर हो रहा है कौमी असम्बली का इजलास, बजट इजलास, उसमें भी रखा जा सकता था इसको। ये तो कुछ थोड़ी बात। जी कायरा साहब,
हुकूमत कानून साजी करती है, ये हिकमत वो बेहतर जानते हैं, मैं तो नहीं जानता, मैं तो पार्लियामेंट में नहीं हूँ, ना इस डिसीजन में शामिल था। लेकिन बहरहाल ये हुकूमत का इख्तियार है, आइन और कानून उन्हें इख्तियार देता है, ये इख्तियार चैलेंज नहीं हो सकता। हाँ, इसके इख्तियार को इस्तेमाल जुडिशियसली किया गया या नहीं किया गया, ये डिबेट है, बिल्कुल करना चाहिए। अगर आपके ख्याल में हुकूमत ने इसको जुडिशियसली इस्तेमाल नहीं किया, ऐसी लेजिस्लेशन होती रही, हम एतराज भी करते रहे और हम ये कानून साजी करते भी रहे, दोनों तरफ बातें हैं, ये हमारा माजी है सबका। लेकिन अगर उसमें कोई हुक्म है, खराबी है, आप समझते हैं कि ये कानून की रूह के, ये आइन की रूह के खिलाफ है, तो जैसे मैंने अर्ज किया कि इसको अदालतों में भी चैलेंज किया जाएगा, इसको पार्लियामेंट में भी चैलेंज किया जाएगा, ये अल्टीमेटली लेजिस्लेशन के लिए वहां आएगा। मोहतरम कायरा साहब, यही मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इल्म है कि आप चीज़ों को बड़े इंटेलेक्चुअली देखते हैं और बहुत आप सीजन रहनुमा हैं, पॉलिटिकल रहनुमा हैं, आपने बड़े विक्टिमाइज रहे हैं कि क्योंकि माजी में इस कानून का कोई मज़बूत पहलू ही नहीं रहा। इसके तो तमाम ही हमने जितने भी देखा, इसको हमेशा से कानून की हैसियत से याद किया जाता रहा, वरना नॉर्मल लॉज के हैं ना, कोर्टें मौजूद हैं ना मौजूद, या तो मिलिट्री कोर्टों में देके लोगों को आप कर देते करप्शन और अगर गलत कर रहे हैं तो, जैसा कि होता रहा माजी में। इसीलिए माजी में जिस तरह इस कानून का इस्तेमाल हुआ है, उसको अव्वल तो लोग कहते हैं ख़त्म करना चाहिए था। अगर ख़त्म नहीं करा तो ये तरामीम कोई बेहतरी के लिए थोड़ी हैं, और वो भी पार्टी का सदर कर रहा है। मैंने वैसे सारा पढ़ा नहीं है, लेकिन जो मुझे पता चला इसमें कई चीजें ठीक हुई है। और जो सुकम है बरेलवी साहब, उस सुकम को दूर करने के लिए मैंने अर्ज किया ना कि जो आवाम के नुमाइंदे हैं, मैं और आप मीडिया में डिबेट करके सोसाइटी के अंदर प्रेशर डालेंगे, वो सोसाइटी का प्रेशर जो है वो हमारे सियासतदानों का वो रिफ्लेक्ट होगा ना पार्लियामेंट में, वो रिफ्लेक्ट होगा अदालतों में। वैसे मेरी अदालतों से गुजारिश है कि अगर पार्लियामेंट अपनी अक्सरियत के साथ कोई बिल पास कर देती है और अगर कोई बहुत ज्यादा उसमें सुकम ना हो, तो अवाम के नुमाइंदों के उस ऐवान की ये भी एक तरह की तजलील है कि उनके बनाए हुए कानून को अदलिया उठा के फेंक दे। अदलिया मैक्सिमम ये करे कि इसमें कोई खराबी है तो वो वापस पार्लियामेंट को भेज दे कि इसको रिव्यू करे। कायरा साहब, मेरा ख्याल है, मेरा ये ख्याल है, जो है मेरी ज़ाती राय ये है, आपके भी लिए बड़े मोहतरम हैं, मेरे भी कोई यूनिवर्सिटी के ज़माने के साथी हैं और बड़े वोकल किस्म के वो हैं हमारे मोहतरम रज़ा रब्बानी साहब, कानून पर बड़ी दस्तरस्त है और चेयरमैन सेनेट रहे हैं, चेयरमैन सेनेट, आपकी पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा। मैं तो नहीं कह रहा वो बरस पड़े हैं इस पर, यानी मेरे ख्याल पूरा पढ़ के ही वो बरसे होंगे ना, और उन्होंने बिल्कुल इसको मुस्तरद कर दिया है कायरा साहब, रज़ा रब्बानी साहब ने, साबिक चेयरमैन सेनेट ने। जस्टिफाई नहीं कर रहा मैं, रज़ा रब्बानी साहब को गलत नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि जो तरमीम हुई है वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन तरमीम को दुरुस्त करने का तरीका ये कि मैं चीख चिंगाड़ करके यहाँ बैठ के बातें करूँ, यहाँ तकरीरें करूँ, मैं नहीं मानता ये स्याह कानून है, ये फलाना, वो कानून है, वो कानून उस तरीके से बना है जो आइन के अंदर दर्ज है। ये बात हमें समझनी चाहिए। हाँ, आपका हक है, आप इसके ऊपर प्रोग्राम करें, रज़ा रब्बानी साहब का, बाकी लोगों का हक है, वो इसको चैलेंज करें, वो उसको बुरा कहें, लेकिन ये कानून है, इस कानून को तब्दील करने का एक तरीकाकार है। जिस तरह पहला स्याह कानून तब्दील करने के लिए बड़ी स्ट्रगल हुई, बड़ा अरसा लगा, मीडिया के अंदर, पार्लियामान के अंदर, सोसाइटी के अंदर डिबेट होते कि ये कानून गलत है, इसी तरह अगर इसमें कोई और सुकम आ गया है तो उसको सुकम कर दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए फौरी तौर पे लोगों की नीयतें जो सिर्फ अल्लाह जानता है, लोगों की नीयतों पे शक करते हुए इस पे चीखने चिंगाड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत हार्श होने की जरूरत नहीं। मोहतरम कायरा साहब, आप बिल्कुल जैसे मैंने कहा ना कि मैं इसलिए और लोगों से मुख्तलिफ हूँ और आपने बड़े दो टोक अल्फाज में अपना मौक़िफ़ रखा, शुक्रिया कायरा साहब। ब्रेक के बाद आएंगे तो बहरहाल पहली बार अदालत में कोई 12 दिन बाद गालिबन एक्सेप्ट किया है कि कश्मीर का गुमशुदा शायर उन्हें मिल गया है और तहवील में है। गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। GTV मुजाहिद आपको फिर खुश आमदीद कहता है। एक नज़्म से
शोहरत पाने वाले बैनुल-अक़वामी, कौमी नहीं बैनुल-अक़वामी शोहरत पाने वाले कश्मीरी शायर अहमद शहजाद के बारे में आज अदालत को बताया गया कि वो न सिर्फ बाजियाब हो गए बल्कि कश्मीर पुलिस की तहवील में हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहमद शहजाद को आज यानी बुध के दिन तलब किया था। इसकी लाइव नशरियात भी होनी थी। उन्होंने कहा था कि जनाब सेक्टर इंचार्ज भी आए, सेक्रेटरी दिफा भी आए, वफाकी वज़ीर कानून भी आए और वज़ीर कानून भी आए। सब में क्या हुआ, हमारे साथ मौजूद है फैसल अब्बास जी। फैसल, हाई प्रोफाइल केस हो गया था और ईमान मदारी ने खैर बहरहाल केस भी लड़ा। अब ये इत्तला दी गई कि जनाब ये कश्मीर में गिरफ्तार किए गए क्योंकि कुछ दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। तो आज ये जिनको बुलाया था वो लोग भी मौजूद थे या नहीं थे फैसल? बिल्कुल बरेलवी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, अब जो शायर फराद अली थे उनका मुगवी से स्टेटस मुल्जिम का हो चुका है और आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत को बताया है कि जो शायर फराद साहब हैं वो कश्मीर में एक थाना है दीर कोट, वहाँ पर जो है वो उन पर एक FIR हुई है और वहाँ पर वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं। बेसिकली जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जिन अफराद को तलब किया था, जिसमें सेक्टर कमांडर थे, सेक्टर IB थे, उसके साथ जो है वो DG थे, वजीर कानून थे और वजीर दिफा के जो सेक्रेटरी हैं वो भी तलब थे। आज वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान दो अदालत में पेश हुए और अदालत के सामने उन्होंने सारी चीज़ें रखी। जो जहाँ तक लाइव नशरियात का ताल्लुक है तो जिस दिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा था कि लापता के तमाम अफराद के केसेस लाइव नशरियात होंगे, लेकिन वो छुट्टी आ गई बाद में। छुट्टी की वजह से कोई तमाम इंतजामात मुकम्मल नहीं किए गए, जिसके बाद आज की समाअत लाइव नहीं हो सकी। ये कई नेपरा का वो जो कानून आया है कि अदालत की कार्रवाई लाइव या उसकी कवरेज या रिपोर्टिंग नहीं हो सकेगी, उसकी जद में तो नहीं आई है? देखें, ये बात बिल्कुल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने गुज़श्ता समाअत में वाज़ेह की थी कि जो पैमरा का नोटिफिकेशन है वो मेरी अदालत के लिए नहीं है। लापता अफराद के केसेस की समाअत मोहसिन अख्तर कियानी सुनते हैं और उन्होंने वाज़ेह किया था कि ये नशरियात लाइव होंगी। आज का जो इशू था वो बेसिकली सिर्फ यही था कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि गुज़श्ता रोज छुट्टी आ गई थी, जिसके बायस जो अदालती अमला था वो इंतजामात मुकम्मल नहीं कर सका। तो अब आइंदा कब समाअत होगी फैसल, इसकी कोई तारीख रखी गई है? सर, इसमें बेसिकली धीर कोर्ट में जो पुलिस है उसने FIR तो दी है और उन्होंने कहा है कि धीर कोर्ट में इस वक्त वो पुलिस की हिरासत में है। आप उस FIR का अगर मतन पढ़ें तो मेरे ख्याल में मतन पढ़ते हुए भी इंसान को इतनी हंसी आती है। चले, अब आप मेरे ख्याल में वक्त कम रह गया, आप भी हंसे, मैं भी मुस्कुराऊं और मुस्कुराहट और हंसी के साथ मैं आपसे इजाज़त देता हूं और GTV से भी जी इसके साथ को इजाज़त दीजिए।